देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन टेबल सर्वे का सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ेंगे जो रिसेक्शन वाले मेथड थे कि रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 2 पॉइंट, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट, ये क्या होते हैं। देखिए, इन दोनों मेथड का बस एक ही काम है कि भाई हमको जो अपना इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो पता करना है। अब हम दो पॉइंट पता है हमको अगर मैप पे, तो हम उसकी मदद से अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पता करना चाहते हैं। या हमको 3 पॉइंट पता है तो हम उसकी मदद से अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पता करना चाहते हैं। तो यही दोनों मेथड है, आप पढ़ लीजिए। द 2 पॉइंट मेथड कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन ऑन ड्राइंग शीट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेल डिफाइंड पॉइंट हुज पोजीशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन मैप। ये वही बोलना चाह रहा है कि जो 2 पॉइंट की मदद से जो ऑलरेडी प्लॉट है हमारे मैप के ऊपर, उनकी मदद से हमको अपने प्लेन टेबल स्टेशन की पोजीशन को पता करना है कि वो कहाँ पे था। और फिर दूसरा मेथड भी यही है कि रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट मेथड। ये भी ये कहता है कि हमको अपने प्लेन टेबल सर्वे का स्टेशन की अपनी पोजीशन पता करना है बाय 3 पॉइंट जो ऑलरेडी प्लॉट है हमारे प्लान के ऊपर। अब इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल मेथड जो ट्रेसिंग पेपर मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड जिसे बेसल मेथड भी कहते हैं, लेमान मेथड इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, या ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड भी कहते हैं, और ये सबसे एक्यूरेट भी होता है। अब देखिए होता क्या है ये ट्रायंगल ऑफ एरर क्या है। देखिए होता क्या है कि जब हम जैसे कि 3 पॉइंट हमको पता चल गए ग्राउंड पे, हम उसको इंटरसेक्ट अगर अपने इस पे करें, अगर ड्रॉ करें और इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें अपने सीट पे, अगर वो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो ठीक है भाई, बिल्कुल, फिर तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया रिजल्ट। लेकिन होता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसको मैप पे ड्रॉ करने आते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, इंटरसेक्ट होने की जगह एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। तो इससे कुछ रूल हैं, तो यही लेमान साहब ने कुछ रूल दिए कि ये कैसे कैसे आपको इंटरसेक्ट करवाना है, तो मतलब इस ट्रायंगल ऑफ एरर को कैसे कम करना है। तो पहली चीज़ इन्होंने कुछ रूल दिए। पहला रूल दिया कि भाई जो आपका ये जो पी टेस्ट पॉइंट आप मान रहे हो, वो पॉइंट आपका वो रिसेक्टर है जो इंटरसेक्ट करा रहे हो, इसके या तो लेफ्ट साइड ही हो या तो राइट साइड ही हो। ऐसा ना हो कुछ पॉइंट आप लेफ्ट साइड मान लो, कुछ राइट साइड मान लो, ऐसा मत करो, एक ही साइड मान लो। रिसेक्टर क्या होता है, रिसेक्टर जो होता है कि जो आपने देखिए रिसेक्टर क्या होता है। रिसेक्शन में रिसेक्टर वो लाइंस या रे होती है जो अननोन पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिन पॉइंट्स की पोजीशन हमें पहले से पता होती है, से हमारे अननोन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की तरफ ड्रॉ की जाती है। इजी वर्ड में, आप एक ऐसे जगह खड़े हो जहाँ की लोकेशन मैप पर नहीं पता, आपने दूर किसी 2-3 बिल्डिंग टावर को देखा जिन्हें हम कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट्स से जो लाइन आप अपने मैप पर ड्रॉ करते हो अपनी पोजीशन निकालने के लिए, उन्हें रिसेक्टर कहते हैं। देखिए इसका पर्पस क्या होता है। रिसेक्शन का मेन काम है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेशन डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ नोन पॉइंट। बाकी मेथड में हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकालते हैं, यहाँ हम अपनी लोकेशन निकालते हैं। प्रिंसिपल इस बैकसाइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ डिसेक्शन क्या है, जैसे कंपास मेथड हो गया, बैक रे मेथड हो गया, 2 पॉइंट मेथड हो गया, 3 पॉइंट मेथड हो गया, जो हमने बात की है अभी। कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। रिसेक्टर लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए ताकि आपकी लोकेशन एक्यूरेट हो। अगर वो एक छोटा ट्रायंगल बनाती है तो उसे हम ट्रायंगल ऑफ एरर कहते हैं। उसी की बात हम लेवन साहब ने भी की है। तो कुछ हम बात कर लेते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां आप खड़े होते हो, अननोन पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट वो लैंडमार्क जो मैप पर पहले से मार्क्ड है। रिसेक्टर वो रेज या लाइंस जो कंट्रोल पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट की तरफ आती है। रिजल्ट जहाँ सारे रिसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका स्टेशन है। अब रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है कि भाई आपका जैसे कि आपकी ग्राउंड पे जितना दूरी पे पॉइंट है, उतना ही दूरी के प्रोपोर्शन में आप मैप पे ड्रॉ करेंगे।
मान के चलिए कि ए पॉइंट बहुत दूरी पे है, बी पॉइंट उससे कम दूरी पे है, सी पॉइंट उससे कम दूरी पे है, तो मैप पे भी आप जो पी ए पॉइंट होगा वो कम दूरी पे कम छोटी लाइन बनाएंगे, पी बी और छोटी बनाएंगे और पी सी और छोटी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसी प्रोपोर्शन में बनाना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पी डैश शुड बी सो चूजन दैट its distance from this sector respectively must be in proportion to distance of point p dash p from a b c। इसी को लिखने का तरीका है पी डैश ए अपन में पी ए, पी डैश बी अपन में पी बी, पी डैश सी अपन में पी सी। और पी डैश ए जो है वो आपका मैप पे डिस्टेंस है, पी डैश बी पी डैश सी ये मैप पे है, जबकि पी ए पी बी पी सी ये ग्राउंड पे डिस्टेंस है। अब रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि अगर जो आपने पी पॉइंट माना है वो ग्रेट ट्रायंगल ऑफ एरर के बाहर है, तो पी डैश पॉइंट भी आपका ग्रेट ट्रायंगल के बाहर ही मानोगे, ग्रेट ट्रायंगल ऑफ एरर के बाहर ही मानोगे। अगर पी पॉइंट आपने ग्रेट ट्रायंगल के अंदर माना है तो पी डैश पॉइंट भी आपका ट्रायंगल ऑफ एरर के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर था या अंदर, ऐसा नहीं है। ये 3 मेथड आपने रहमान साहब ने बताए। उसके बाद एक आता है रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। देखिए ओरिएंटेशन क्या है कि आपने अगर किसी लाइन को मान के चलिए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रखा है और आपने फिर उसको अपने प्लेन टेबल को उठाया कहीं लेके गए, तो वो हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहिए। जैसे कि उस पॉइंट से जिस मैप पे ग्राउंड पे है उस पॉइंट से इसकी लोकेशन फिर एक हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, या वर्टिकल तो वर्टिकल होनी चाहिए, इंक्लाइंड तो इंक्लाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एंगल चेंज कर दें। तो उसी एंगल को मेंटेन करने के लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं कि आपका ग्राउंड पे अगर कुछ ऐसे था तो ग्राउंड पे अगर ऐसी लाइन आ रही थी तो आपका इस समय भी ऐसी लाइन ही आनी चाहिए। तो यही होता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स की बात क्या है? देखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स कहता है कि एक्यूरेसी होती है जिससे हमने प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट किया है, प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट किया है 3 पॉइंट मेथड से। अगर आपकी फिक्स अच्छा है तो एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। द फिक्स इज बैड और पुअर व्हेन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नियर ऑन और सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्रेड सर्कल। अगर आपका ग्रेड सर्कल जो बनाया आपने उसके ऊपर ही आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेशन आ गई, तो इससे होगा क्या कि आपका ट्रायंगल ऑफ एरर तो फॉर्म नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही पोजीशन पे है या नहीं है। तो ये गलती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि पर्पस क्या है कंडक्ट करने का रिसेक्शन मेथड को इन प्लेन टेबल सर्वे का। तो सिंपल सा होता है, हमको प्लेन टेबल सर्वे से हमको लोकेशन पता करनी है अपने इंस्ट्रूमेंट की। इस अभी तो हम बैक साइटिंग कर रहे हैं, कंपास ट्रेसिंग कर रहे हैं, 2 पॉइंट मेथड लेके आ गए, 3 पॉइंट मेथड लेके आ गए, लेहमान मेथड से कर लिया हमने। तो ये सब हम अपने पोजीशन को पता करने के लिए कर रहे हैं बस, कि भाई हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है वो कहाँ पर है। फिर जैसे ये पूछ लिया कि भाई ट्रायंगल ऑफ एरर, ग्रिड सर्कल, ग्रिड ट्रायंगल कहाँ आते हैं, तो रहमान साहब ने बताया था ये। अब हम एक नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एरर एंड लॉज ऑफ वेट। देखिए एरर एंड लॉज ऑफ वेट क्या होता है कि पहले बात करते हैं कितने तरह के एरर होते हैं। देखिए एरर होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। एक ह्यूमन एरर जिसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं। ये क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपने रीडिंग ढंग से नहीं ली, भाई मेरी गलती है ना कि हमने रीडिंग ढंग से नहीं ली, इंस्ट्रूमेंट की हमको नॉलेज नहीं थी, तो ये मेरी गलती है। दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंट एरर। तो मान के चलिए कि आप कई बार फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए, तो या इंस्ट्रूमेंट आपके बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, ख़राब हो गया, तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है। जैसे थियोडोलाइट की ग्रेजुएशन आपने सही मेजर नहीं कर रहा है, या आपका चेन टेप श्रिंक हो गया, या इलोंगेट हो गया, तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नेचुरल एरर क्या होती है कि भाई हवा चल रही थी, विंडी कंडीशन थी, या आपका लोकल अट्रैक्शन हो गया, इसकी वजह से हो गया, तो ये सब आपकी नेचुरल एरर है। और हम जैसे बोलते हैं कि स्पॉनिश लेंथ जो मेज़र भी कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब कोई इंसान देख सकता है, वो 0.25 mm तक देख सकता है। इसको हम लिमिटिंग ऑफसेट भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा होगा, L sin थीटा अपन में S शुड बी लेस देन 0.25 mm। अब कुछ बात करें कि कुछ एरर होती है जैसे कि मिस्टेक्स क्यों होती है? मिस्टेक्स होती है इनएक्सपीरियंस और केयरलेसनेस की वजह से।
सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर। सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर क्यों होती है कि भाई कि ऐसी एरर जो समय के साथ क्यूमुलेट होती जाए, इकट्ठी होती जाए, और ये इसमें क्या क्या आता है, पहली बात जितनी भी एस वाली चीज़ होगी ना इसमें आएगी, जैसे आपका सैग हो गया, स्लोप हो गया, आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पुल हो गया, सब इसमें आता है। और इसमें जो एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है। फिर आता है रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर, कंपनसेटिंग एरर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये तो ऐसा ही है, जैसे कि भाई हो गया कि आपने कुछ चेन एक बार कुछ ख़राब से पकड़ ली, या कोई दिक्कत आ गई, आपके ग्राउंड में कोई दिक्कत थी, तो वो आपकी कंपनसेट हो जाती है पूरे। जो अगर हम देखें, जब पूरा सर्वे करते थे, ये कंपनसेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए इस एरर को हम इतना वो लेते नहीं हैं। तो ये होती है एरर, होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अंडर रूट एल के। अब देखिए कुछ बात करते हैं ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की। देखिए ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू जो होती है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो हम चाहते हैं क्वांटिटी की, वो एग्जैक्ट वैल्यू, उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है कि ट्रू वैल्यू से कि कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू मिलना बहुत कम चांस होता है ट्रू वैल्यू ही मिल गई, तो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लेके चलते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है कि इट इज़ अ वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। भाई ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। अब जैसे एरर में क्या लेके चलेंगे, एरर होता है आपको मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन ट्रू वैल्यू तो है नहीं, तो मेजर वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ मैम ने कुछ एग्जांपल दिए थे कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। देखिए मान के चलिए कि एक बंदे ने नापा 18 मीटर, एक ने 19 मीटर, एक ने 20 मीटर, तो आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अलग अलग आप एवरेज ले लोगे, तीनों को जोड़ोगे, एवरेज लेने का मतलब तीनों को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे। मान के चलो एक बंदे ने 6 बंदे ने निकाला 30 डिग्री 20 मिनट, एक बंदे ने निकाला 30 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड, तो हम किसका सही मानेंगे, हम कहेंगे 6 बंदे जो निकाल रहे हैं ज़्यादा सही होगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी कि जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कोई ले रहा है उतना वो नियर है ट्रू वैल्यू के। अब एक्सीडेंटल एरर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और गॉसियन कर्व, ये गॉसियन कर्व की बात कर रहे हैं। देखिए ये गॉसियन कर्व है। देखिए क्या बोलता है कि भाई कि स्मॉल एरर आने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज एरर आने के। मान के चलिए कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन ली और आपका आ गया 18.5 आ गया, 18.45 आपकी वैल्यू आ गई। तो 18.4 और 18.5 ये मतलब प्लस माइनस 0.05 और प्लस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आपका 10 हो गया या -10 हो गया, इसके बहुत कम चांस है। इतना लार्ज वेरी नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट वेरी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल। जैसे मैंने बोला कि भाई आपका पॉजिटिव इधर प्लस हो गया 0.05 और माइनस हो गया 0.05, तो इसके उनके बहुत चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा लार्ज वेरी करके। अब जैसे मैंने बताया कि भाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। प्रिसीजन मतलब कि मान के चलिए कि आपने एक पॉइंट लिया, उसके नियर में कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये प्रिसीजन है। लेकिन एक्यूरेसी तब आती है जब आप यहाँ पे हिट करते हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज बहुत है। अब इस सेकंड कंडीशन में देखिए तो प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी बहुत हाई है। और थर्ड केस में देखेंगे तो ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। अब रूल ऑफ वेटेज क्या होता है। रूल ऑफ वेटेज होता है कि वेटेज देते हैं हम कि भाई रिलेटिव प्रिसीजन कितना प्रिसाइज, उस हिसाब से हम उसका वेटेज देते हैं। वेटेज ऑलवेज इस एक्सप्रेस एज नंबर, कि नंबर की फॉर्म में हम वेटेज को एक्सप्रेस करते हैं। जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा हायर इज़ वेटेज, हायर इज़ प्रिसीजन। जितना प्रिसाइज होगा उतना वेट हम उसको देंगे, जितना कम प्रिसाइज होगा उतना कम देंगे हम। वेटेज आर अलोकेटेड टू ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल। अब कुछ रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, या कुछ लॉ हैं, कुछ रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेटेज देते हैं। मान के चलिए पहला है कि वेरिएंस के हिसाब से, कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ये थी, अब उससे अगर बहुत वेरी कर रहा है तो आप उसको कम वेटेज दोगे। तो वेटेज और मोस्ट प्रोबेबल वेरिएंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये कोई बंदा बहुत ज़्यादा रीडिंग ले रहा है, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट ले रहा है, तो आपका वेट बढ़ जाता है। तो वेटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट।
या आप बोलोगे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी बंदे को भाई अभी फ्रेशर है, तो 10 बंदे का एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा हम तवज्जो देंगे, ज़्यादा उसका वेटेज देंगे। लेंथ ऑफ लाइन, जब लेंथ ऑफ लाइन बहुत लंबी होती है तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है, चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, तो हम वेटेज को कम देते हैं। फिर अब कुछ लॉज आ गए, कुछ लॉज जैसे कि अब मान के चलिए पहला लॉ आता है कि द वेटेज ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल वेट। कि अगर आपको दो को वो करना है, मान के चलिए कि एक का एंगल 30 डिग्री था, दूसरे का एंगल 20 डिग्री है, पहले का वेट आपका 2 है, दूसरे का वेट 3 है, तो आपको अगर दोनों को प्लस करना है, सम करना है, तो आप दोनों प्लस कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। और वेटेज निकालना है तो 1/2 प्लस 1/3। तो ये होता है, अगर मान लीजिए पहले का वेट इस आपका W1, दूसरे का पहले का वेट अगर आपका W1, दूसरे का वेट आपका W2 है, दोनों को प्लस करना है, माइनस करना है, तो 1/1 W1 प्लस 1/में W2 ये हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको उसका रियल वेट जब निकालना है, तो आपको जो आपका वेट था अपन में फैक्टर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इफ क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द वेट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट का वेट होगा, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग इट्स वेट, इसको वेट को जो आपका था उसको बाय स्क्वायर ऑफ द फैक्टर, जो फैक्टर है उसको स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है। अगर फिर देखिए, अगर तीसरा है रूल बोलता है कि अगर फैक्टर से किसी आपको कोई वेट है, किसी चीज़ का वेट है, और उस पर्टिकुलर एंगल को आप डिवाइड कर दे रहे हो, उस वैल्यू को डिवाइड कर दे रहे हो आप किसी फैक्टर से, तो आपका न्यू वेट क्या होगा? न्यू वेट जो होगा वो होगा जो आपका वेट था, वेट इनटू में फैक्टर का स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, इफ़ क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज़ डिवाइडेड बाय फैक्टर, अगर कोई क्वांटिटी है उसको हम डिवाइड करें किसी फैक्टर से, द वेट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट का वेट होगा वो कैसे निकालेंगे? इज़ ऑफ्टन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स गिवन वेट बाय स्क्वायर रूट फैक्टर। उसको निकालने का तरीका है कि उसको गिवन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर, उसके फैक्टर के स्क्वायर से। फिर चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है कि अगर आपका मान के चलिए कि आपको वेट दे रखा है, एंगल बहुत सारे, जैसे एंगल 1, बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी या क्वांटिटी है या एंगल है, कुछ भी, उसको वेट दे रखा है आपको बहुत सारा, तो आप कैसे, अगर सबको सम करना है तो आपको उसको सबका मीन निकाल लोगे, मीन एवरेज निकाल लोगे, जब वेट होगा उस सबका जो इंडिविजुअल का वेट था उस सबको प्लस कर लीजिए, तब हो जाएगा। तो क्या लिखा है? वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी सबका वेट का सम ही आपको रिजल्टेंट वेट होता है। अब जैसे कि एक और आता है कि अगर आपका अभी तक तो हमारा वेट जो था सब सेम था, तो हमने प्लस कर लिया। अब अगर जैसे कि एक आता है कि अगर सबका वेट अलग अलग हो तो क्या, तो हम वेटेड मीन निकालते हैं। तो वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेट। तो अगर मान के चलिए कि एंगल 40 जो उसका वेट 3 था, एंगल 30 का वेट 2 था, एंगल 20 उसका वेट 1 था, तो पहले वेटेड मीन निकालेंगे। तो 40 इंटू में 3, 30 इंटू में 2 प्लस 20 इंटू में 1 अपॉन में 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। यह वेटेड मीन आ गया। इसका न्यू वेट क्या होगा? 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 6 हो जाएगा। इफ़ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई इट्स ओन वेट, अगर कोई इक्वेशन है उसको अपने ओन वेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेट क्या होगा? हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स ओल्ड वेट। तो क्या होगा? क्या लिखा है? इफ़ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई इट्स ओन वेट, अगर इक्वेशन अपनी ओन वेट से मल्टीप्लाई हो रही है, द वेट ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन इक्वल टू रेसिप्रोकेट द वेट ऑफ इक्वेशन, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मान चलिए कि आपका a प्लस बी का जो था एंगल था 30 डिग्री, उसका वेट था 2। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं a प्लस बी में, 60 डिग्री हो जा रहा है, तो आप उसका न्यू वेट कितना जाएगा? वेट रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। द वेटेज ऑफ एन इक्वेशन रिमेन सेम इफ़ ऑल साइन ऑफ इक्वेशन आर चेंज। अगर सारी साइन चेंज कर दे रहे हो आप,
तो वेटेज आपको चेंज नहीं होगा। मान के चलिए A+B का था 30 मीटर था, उसका वेट 2 था। अब A माइनस B इक्वल टू -30 हो गया, उसका वेट कितना होगा? उसका वेट भी 2 ही होगा। 8th लॉ आता है कि अगर वेट ऑफ इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, जो वेट होगा इक्वेशन का वो चेंज नहीं होगा अगर कुछ हम कांस्टेंट उसमें ऐड कर दे रहे हैं या सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मान के चलिए A+B का जो वेट था 80 डिग्री था, अब आपने उसमें 180 माइनस कर दिया या 180 प्लस कर दिया। अब पहले उसका वेट 3 था तो अब भी वेट 3 ही रहेगा। तो ये कुछ उसके लॉ थे। आज हमने पढ़ा 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ट्रेसिंग मेथड, वेसल मेथड, लेमन मेथड में रूल पढ़े, लॉ पढ़े, हमने एरर पढ़ा, एक्सीडेंटल एरर, वेटेज पढ़ा और लॉज ऑफ वेट पढ़ा।